भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद अब्दुल नजीर 4 जनवरी 2023 को रिटायर हो गए। वो टीपू सुल्तान की रियासत मैसूर के गांव बीलूवाई में एक इंतहाई गरीब खानदान में पैदा हुए और बमुश्किल तमाम पहले बीकॉम और फिर कानून की डिग्री हासिल करने के बाद बंगलोर की कर्नाटक हाई कोर्ट में बहैसियत वकील प्रैक्टिस कर रहे थे कि मई 2003 को उन्हें इसी हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, जहां वो 14 साल जज रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के मकाम तक पहुंचकर रिटायर हो गए। जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन उनकी अलविदाई तकरीब में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वकास सिंह ने उनकी तारीफ व तौसीफ में अंग्रेजी में एक लंबी तकरीर की, जिसका लबी लुबाब उस तकरीर का ये फिक्रा था कि सेकुलरिज्म का असल मुजस्समा उन्हें ऐसा क्यों कहा गया, और वो भी उस भारतीय मुआशरा में जिसे सेकुलरिज्म तर्क किए हुए तकरीबन 32 साल हो चुके हैं। वाजपेयी की वजारती उज़्मा से लेकर नरेंद्र मोदी तक वहां एक कट्टर शिद्दत पसंद हिंदू मजहबी हुकूमत कायम है, और ऐसे मुतासिब और शिद्दत परस्त माहौल में एक मुसलमान जज को सेकुलरिज्म का मुजस्समा इसलिए कहा गया क्योंकि वो उन 5 जजों में शामिल था जिन्होंने 2019 में बाबरी मस्जिद और अयोध्या के राम जन्म भूमि वाले कज़ी पर फैसला सुनाया था। ये फैसला 4 हिंदू जजों चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोहर, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ और अशोक भूषण और वाहिद मुसलमान जज जस्टिस अब्दुल नजीर ने सुनाया था। इसारी कदीमा की तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जगह पर मंदिर के किसी भी किस्म के कोई निशानात नहीं मिले थे और 400 साला मुसलमान इबादतगाह को 1992 में मुजरिमाना फेल के तहत गिराया गया था। लेकिन इस मुजरिमाना फेल और शहादतों को नजरअंदाज करके हिंदुओं के हक में फैसला दिया गया था। ये बात तय है कि अगर वो चारों हिंदू जज किसी तौर पर मुसलमानों के हक में फैसला सुना देते तो फिर वो कभी भी सेकुलर नहीं कहलाते, बल्कि उन्हें धर्म भ्रष्ट कहकर पूरे भारत में जलील और रुस्वा किया जाता। लेकिन मुसलमान जज अब्दुल नजीर ने चूंकि हिंदुओं के मौकिफ के हक में फैसला दिया था, इसीलिए उसे सेकुलर कहकर पुकारा गया। अगरचे कि ये फैसला मुत्तफिका था, मगर इस पर सिर्फ भारत ही नहीं पूरे मगरबी मीडिया के संजीदा कानूनी हलके आज तक मुसलसल तनकीद करते चले आ रहे हैं। लेकिन भारत के मुआशरे में इंसाफ का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने अपनी इसी तकरीर में एक खौफनाक सच बोला। उसने कहा कि जस्टिस नजीर ने भारतीय कौमियत को इंसाफ पर तरजीह दी, यानी भारत की अक्सरियत अगर जुल्म करना चाहती है, बेइंसाफी की खूगर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हरगिज इंसाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि अक्सरियत के जज्बात का ख्याल रखते हुए फैसले करना चाहिए। बात अगर इस फैसले की हद तक ही खत्म हो जाती तो हम अदालतों में दिए गए अमूमी फैसलों की तरह इस फैसले को भी किसी जज की जाती राय समझकर खामोश हो जाते और ख्याल करते कि एक मुसलमान जज अगर इख्तिलाफी नोट लिख भी लेता तो इससे क्या फर्क पड़ना था, ज्यादा से ज्यादा फैसला मुत्तफिका ना रहता। फिर एक अक़लियती फर्द ऐसा करके अपनी जान खतरे में क्यों डालता? हर शख्स इतना ताकतवर और बहादुर नहीं होता कि इंसाफ के लिए जान खतरे में डाल दे। लेकिन असल मामला तो रिटायरमेंट के बाद खुला, जब नरेंद्र मोदी ने जस्टिस अब्दुल नजीर को रिटायरमेंट के फौरन बाद आंध्र प्रदेश का गवर्नर लगा दिया और 30 फरवरी को भारत धरती के इस सपूत ने हल्फ भी उठा लिया। सेकुलरिज्म का ये मुजस्समा गवर्नरशिप की रिश्वत के सामने ढेर हो गया। अदालतों के साबिका जज क्यों नवाजे जाते हैं? रिटायरमेंट के बाद तो उनके हाथ में वो मीज़ाने अदल भी नहीं रहती कि वो आइंदा किसी शख्स के काम आ सके। ऐसा क्यों होता है कि जर्नल हों या इक़्तिदार पर मुतमक्किन सियासतदान, दोनों की नगह इंतखाब उन्हीं जजों पर ही पड़ती रही है। इसकी वजह यह है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद आला ओहदे देना दरअसल वो इनामात हैं जो उनके किसी गुज़िश्ता कारहाय नुमाया के तौर दिए जाते हैं। ये कारहाय नुमाया वो कुर्सी अदालत पर मुतमक्किन होने के दौरान सरंजाम दे चुके होते हैं।
रिटायरमेंट के बाद आला ओहदे देने से बाकी जजों के लिए भी तरगीब पैदा होती है कि अगर तुम भी अपनी नौकरी के दौरान अच्छी कारकर्दगी दिखाओगे तो फिर देखो, रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा मुस्तकबिल भी बहुत रोशन होगा। ये रवायत भारत में तो थोड़ी बहुत है, लेकिन हम इसमें दर्जा कमाल रखते हैं। पाकिस्तान में जजों को बाद अज नौकरी नवाजने की ये रवायत बहुत मजबूत जड़ों पर तवील मुद्दत से उस्तवार है। जस्टिस रफीक तारड़ को सदर पाकिस्तान, जस्टिस नसीम हसन शाह को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जस्टिस सईद अज़मा सिद्दीकी को आलमी मर्ग में गवर्नर सिंध और जस्टिस जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब लगाने जैसी बेशुमार नवाजिशात और लुत्फ़ व करम शरीफ खानदान का तुर्रा इम्तियाज है। पाकिस्तान की गुज़िश्ता 75 साला तारीख साबिका जजों को आला इंतजामी ओहदे बख्शने से भरी पड़ी है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के इस 75 साला ज़वाल में शरीफ खानदान का मजमूई हिस्सा तकरीबन 1/3 बनता है, इसलिए इस जुर्म में उनका हिस्सा भी सबसे ज्यादा है। दीगर सियासतदानों और जर्नलों की निस्बत ये खानदान अव्वल मकाम पर फाइज है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के दीगर लातादाद तबकात को भी नवाजने में कमाल दिखाया है। ये तबकात वो थे जिनके हाथ में इस मुल्क के फैसले थे, आहू फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हों। इस बहती गंगा में वो भी खूब नहाए जो राय आमा तख्लीक करते थे और हुर्मती कलम के पासबान कहलाते थे। फैसले सिर्फ अदलिया नहीं करती बल्कि फैसलों का आगाज तो थाने में SHO और पटवार खाने में पटवारी से हो जाता है। पाकिस्तान में कारोबारी घरानों के अफराद की अमूमी तरबियत ऐसी होती है कि उन्होंने इन फैसला साज लोगों को कैसे शीशे में उतारना है। उन्हीं फैसला साज लोगों की सरपरस्ती में ही वो अपनी मिल, कारखाने, दुकान या कारोबार में मनमानी कर सकते हैं, अपने वर्करों पर जुल्म कर सकते हैं, माल में 2 नंबरी कर सकते हैं, बिजली चोरी से लेकर एक्साइज ड्यूटी और टैक्स चोरी कर सकते हैं। ये सब कुछ इस वक्त तक मुमकिन ही नहीं हो सकता जब तक ऐसे तमाम अफसरान की माली खिदमत, जिस्मानी आसूदगी और जहनी लज्जत का हिस्बे ज़ौक खातिर खा ख्याल ना रखा जाए। इसीलिए कारोबारी दुनिया से मीदाने सियासत में कूदने वाला शख्स एक हो या पूरा खानदान, वो उन तमाम महारतों में ताक होता है। आज से 2500 साल पहले मशहूर फलसफी व माहिर इल्मी सियासियात अफलातून ने अपनी किताब अल जमहूरिया में लिखा था कि तबाह हो गए वो कौमें जिनके सरबरा कारोबारी अफराद थे या जर्नल हुए। हैरत है कि पाकिस्तान की तबाही के लिए हमें दोहरा सामान मुयस्सर हुआ, हम पर कारोबारी हजरात भी मुसल्लत रहे और जर्नल भी।